चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सर वो बुक के बारे में बात कर रहे थे ना। किसके बारे? अच्छा, बुक्स के बारे में। हाँ, वो प्राचीन भारत की हाँ यस, रामशरण आप शर्मा। लिख लीजिए, मैं बोल देता और हूँ, सर हिस्ट्री की बोल देता हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास, रामशरण शर्मा हाँ, की, ठीक है। इसके साथ सर ये केसी श्रीवास्तव की भी है नहीं नहीं हमारे नहीं पास। नहीं नहीं नहीं, ओनली केसी श्रीवास्तव की पहले पढ़ते थे ऑप्शनल के लिए, जीएस के लिए नहीं प्लीज। प्राचीन भारत के इतिहास, जी, रामशरण शर्मा, ठीक है। और एक जायंट श्रीमाली की भी है सर हमारे पास, उसका भी यूज में ले सकते हैं क्या? देखो, कोई यूज नहीं है, यूज लेस है। ओनली ओनली वो ऑप्शनल के टाइम पे पढ़ते थे, उनका कोई यूज नहीं है, मतलब, ठीक है। आप चलो, तो ओनली रामशरण शर्मा। प्राचीन भारत के इतिहास, रामशरण शर्मा, और मध्यकालीन जी भारत का इतिहास ओनली एनसीईआरटी की बुक है ये, पुरानी वाली एनसीईआरटी की वो बुक मिलती है, ठीक हम्म, है। सतीश चंद्रा की है ये। सतीश चंद्र की। यस, सतीश दो चंद्रा या भाग दो, में सर ये, क्या? 2 भाग में है ये सतीश चंद्र नहीं की। नहीं नहीं नहीं, देखो आप ऑप्शनल की बात कर रहे हो, ऑप्शनल वाली नहीं पढ़नी ये, अलग से आती छोटी सी बुक है। जब भी आप बुक खरीदने जाओ ना, मुझे जी बता दीजिएगा, मेरे पास फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर, जी सर। और आधुनिक भारत के इतिहास, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। यस, मैं पिक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप देख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये यशपाल ग्रोवर कैसी रही नहीं नहीं सर? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली स्पेक्ट्रम वो ऑप्शनल के लिए, वो पहले ही पढ़ते थे उनका, आप जो बता रहे हो ना वो सब। दूसरा है, एक चलो, आती है भारतीय कला और संस्कृति, नितिन सिंघानिया। बस ये 4 बुक पढ़नी हिस्ट्री के में, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन किसके सर है, सिंघानिया, संस्कृति वाली पुस्तक? नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया, नितिन संघानी। ठीक है। और मैं इनकी पिक शेयर ठीक है कर सर। दूंगा। कल फिर ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे, परसों पॉलिटी की, ठीक है। जी सर, और थैंक यू जब भी सर। आप लेने जाओ तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। जी सर, जी सर, जी ओके, सर। ठीक है, थैंक यू। देखो, जो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 स्थापित किया गया था ना, काफी सही। इसका पर्पज क्या था, मतलब ये जो आपका ये सम्मेलन हुआ था ना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, स्टॉकहोम में हुआ था। तो उनके जो भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उनके जो उसके रिगार्डिंग जो भी कदम उठाने थे ना, एक तो 1972 का अधिनियम आया था, उसके अलावा बाद में उस अधिनियम में कमी लगी या लगा कि पोल्यूशन बढ़ रहा है और भी कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही है ना, उनको रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो इंडिया टेक द एक्ट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन मेड इन एट, जो स्टॉक कॉन्फ्रेंस में जो डिसीजन लिए गए थे पर्यावरण संरक्षण के रिगार्डिंग, उनको इम्प्लीमेंट, उनका क्रियान्वयन करने के लिए ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो 1986 का जो एक्ट है, एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग, मतलब अध्ययन के लिए, प्लानिंग, नियोजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, जो पर्यावरणीय सुरक्षा है उसके संदर्भ में जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है ना उसके सेफ्टी के लिए, उनको उनका एक क्रियान्वयन, और इसके अलावा लेइंग डाउन ए सिस्टम ऑफ स्पीडी, एक स्थापित करने, एक तंत्र, मतलब एक संस्थानिक तंत्र, ताकि ये जो कोई भी पर्यावरणीय समस्या है या कोई भी पर्यावरण को कोई थ्रेट है, कोई उनकी जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, उसके लिए तीव्र गति से और पर्याप्त मात्रा में रेस्पॉन्स क्रिएट किया जा सकता है, उन समस्याओं को तुरंत समाधान किया जा सके, ठीक है। तो इसका पर्पज़ था कि पर्यावरण जितने भी आपके आसपास में कोई पोल्यूशन बढ़ रहा है या कोई भी किसी भी कारण से नदी के वाटर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई फैक्ट्री से जल की वजह से, या मान लो अदर कोई एक्टिविटी है, तो कोई भी गतिविधि हो उनकी वजह से, जो आधुनिक मॉडर्न जो गतिविधियां हैं उनकी वजह से अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो उनके रिगार्डिंग तुरंत तरीके से उनका समाधान करना, उनके रिगार्डिंग कार्रवाई करना, स्टडी करना, नियोजन करना, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, तो सभी जो आस्पेक्ट है इसमें इंक्लूड किए गए, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के रिगार्डिंग। जो भी मतलब पर्यावरण के प्रदूषण है या पर्यावरण को किसी भी वजह से नुकसान पहुंच रहा है उनकी वजह से, एक होलिस्टिक अप्रोच है इसमें, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते एक दो पॉइंट के रिगार्डिंग है, ये काफ़ी बड़ी मतलब पूरा व्यापक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें बताइए। हेलो हेलो सर। सर हाँ बताओ।
मतलब जो ये प्रोटेक्शन एक्ट 9 यस, इसके अंतर्गत मतलब यही है कि पूरी जो भी शक्तियां है वो केंद्र सरकार को दी है या दोनों को दी है? वो आगे पढ़ेंगे, केंद्र सरकार को ही है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो उसमें धीरे धीरे एक्ट किया, तो अभी एक इसका फ्रेमवर्क है मतलब, ओके सर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नो सर, इसमें देखो ये जो एक्ट है, अब संविधान में कौन कौन से आपका जो आर्टिकल है ना 253 253, तो ये क्या करता है, अगर आपको गवर्नमेंट को अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उसमें अगर गवर्नमेंट ने हस्ताक्षर किए हैं तो उनको लागू करने के लिए सरकार को कानून बना, इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उसको भारत में लागू करना, सरकार आर्टिकल 253 के तहत कानून बना सकती है मतलब। तो ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, आर्टिकल 253 के तहत, तो ये क्या करता है, विच प्रोवाइड फॉर द इनएक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता सरकार के द्वारा किया गया है तो मतलब उस भारत सरकार उसको लागू करेगी, तो भारत में लागू करेगी तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा ना कोई भी, तो उसके लिए सरकार को ये पावर प्रदान करता है 253, तो उसी के तहत ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। वन मिनट एक ठीक है। और 48A में तो पता ही है आपको क्या है कि जो राज्य स्टेट मतलब या कंट्री से है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, ओके। तो आर्टिकल 48A तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई दैट द स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड, मतलब राज्य वातावरण जो आपका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसमें सुधार के लिए उसके लिए प्रयास करेगा, और जो आपकी जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उनकी भी सुरक्षा करेगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। आर्टिकल 51A क्या है, ये आर्टिकल में 51A में क्या है, किसके रिगार्डिंग है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ना? यस, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये फर्दर प्रोवाइड दैट एवरी सिटीजन सेल प्रोटेक्ट, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक अपने पर्यावरण की रक्षा करेगा, ठीक है। सर यस, ये 42 अमेंडमेंट के उसके द्वारा बनाया गया था ना? एक मिनट, 42 या 44 कब मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42 60 76 में आई थी। तो कौन सा हमें वो था उसमें? 42 अमेंडमेंट 1976। और 44 कब आया था? 1998। यस, ठीक है। कितने हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 11 है ना? अभी शिक्षा का तो अभी किया है ना जस्ट से। क्या? शिक्षा का अधिकार तो अभी लेटेस्ट है ना सर? हाँ, ठीक है, तो इसमें अभी 11 है, शिक्षा वाला बाद में जोड़ा गया, अधिकार नहीं, वो कर्तव्य मतलब, ठीक है। हाँ सॉरी सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो पर्यावरण पढ़ी लिए, देखो पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है, ठीक है। यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है, ठीक है।
एक मिनट, ठीक है ना। और ये जो क्यों लाया गया था 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था ना, उसमें मानव और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वाला, तो उसमें जो भारत ने जो हस्ताक्षर किए थे, भारत ने जो उसमें प्रतिबद्धताएं व्यक्त की थी, उनको भारत में लागू करने के लिए, ठीक है। तो बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में क्या डिफरेंस है, कुछ समझ में आ रहा है आपको इसका? तो वो तो देखो, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वो तो केवल वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित था ना ओनली। यस सर। ये व्यापक कॉन्सेप्ट है, ये पूरे आपके उसमें पॉल्यूशन का इनका तो है ही नहीं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बताइए है क्या? नो सर, इसमें प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन पे भी है। हाँ, इसमें ये व्यापक कॉन्सेप्ट है, ये पूरे पर्यावरण की ये होलिस्टिक अप्रोच है, ये सभी पक्षों को इंक्लूड करता है। और उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मतलब प्लांट और वन्य जीवों का संरक्षण इंक्लूड है बस, ठीक है। ये व्यापक कॉन्सेप्ट है, ओके। तो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट इसमें? नो सर। संवैधानिक प्रावधान देखो 253 के तहत अधिनियम जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, ठीक है, प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। 48 में है, बताइए, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, देश के वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। क्लियर? ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। यस। और अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। क्लियर? कोई डाउट? अब इसमें पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एम्पावर मतलब सशक्त करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी, एस्टैब्लिश यानी स्थापना कर, अथॉरिटी यानी मतलब कोई भी प्राधिकरण या अथॉरिटी मतलब जिसको वो मतलब अधिकार मिले, ठीक है, उसको चार्ज विथ मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन in its form and tackle to specific environmental problem that are peculiar to different part of, जो जितनी भी मतलब पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं ना, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि वो कोई संस्था की स्थापना कर सकती है, उसको पावर भी रहेगी ताकि वो पर्यावरण प्रदूषण को रोक सके सभी प्रकार के, और टैकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन द मतलब जो भी देश के किसी भी भाग में क्रिएट हो उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्लियर? इसका पर्पज क्या है, समझ आया? यस सर। इसके अलावा ये गवर्नमेंट को अधिकार प्रोवाइड करता है, प्लान एंड एग्जीक्यूट द नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट मतलब अबेटमेंट एंड कमी, कंट्रोल एंड नियंत्रण, प्रिवेंशन रोकथाम, जो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का क्रियान्वयन और चलाने के लिए उसका नियोजन, प्लान नियोजन और एग्जीक्यूशन में क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को एम्पावर करता है मतलब, ठीक है, एनवायरमेंट पोल्यूशन को, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, नियंत्रण करना और रोकथाम, ठीक है। यस। इसके अलावा इस गवर्नमेंट को ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ एम्पावर इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट लाइक इमिजन, मतलब जो पर्यावरण का जो स्टैंडर्ड है ना, एनवायरनमेंट की गुणवत्ता के रिगार्डिंग कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो कितना इमिशन नुकसानदायक उत्सर्जन गैस जो हानिकारक गैस है और पर्यावरण को उनसे क्या नुकसान हो रहा है, उसके रिगार्डिंग मानक तय करने का अधिकार भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो इस एक्ट में गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड की गई है कि वो क्या किसी भी फैक्ट्री को, जो इंडस्ट्री है, ऑपरेशन प्रोसेस है, उसको बंद भी कर सकती है, प्रतिबंध भी लगा सकती है, उसका रेगुलेशन नियमन भी कर सकती है, ठीक है। उस फैक्ट्री में उस जो भी है उसमें स्टॉप सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का और अदर सर्विस पे कंट्रोल कर सकती है। तो कुल मिला के बात है, सरकार को पूरा अधिकार है, अगर वो पोल्यूशन है, ज़्यादा मानवीय हानि हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार अपने स्तर पे कदम उठा सकती है, ठीक है। क्लियर? यस सर। देखिए व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ ऑफेंस एंड पेनल्टी अंडर, इसमें देखो क्या क्या ऑफेंस है
और देखो नॉन कंप्लायंस और कॉन्ट्रावेंशन टू एनी ऑफ प्रोविजन दे कंट्री, अगर इसके मतलब कोई भी इसका पालन नहीं करता है या इसके खिलाफ जाता है कॉन्ट्रावेंशन, तो उसको अपराध माना जाएगा मतलब, ठीक है। एक माइक इसका, एक मिनट, ठीक है ना। अब इसमें देखो कोई भी न्यायालय ना अपने आप संज्ञान नहीं ले सकता, मतलब ये ध्यान रखिएगा। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन, मतलब अगर जब तक देखो एक तो केंद्र सरकार उसकी शिकायत करे या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण, तभी वो, ये नहीं क्या न्यायालय अपने आप ही कोई एक्शन लेगा। जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा न्यायालय कोई कदम नहीं उठाएगा। या कोई भी व्यक्ति या सरकार, जो केंद्र सरकार है उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिन का नोटिस सौंपने के पश्चात न्यायालय आया हो, मतलब ये दो परिस्थितियों में कोई जाएगा न्यायालय के पास तभी न्यायालय एक्शन लेगा, मतलब ठीक है ना। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकारी शिकायत करे या कोई पर्सन हुए जो अप्रोच द कोर्ट आफ्टर 6 day नोटिस हैज बीन फर्निश्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है, क्लियर। यस सर। या तो कोई भी केंद्र सरकार या कोई प्राधिकरण जाए कोर्ट में, या कोई व्यक्ति जिसने 60 दिन का मतलब उसको वो किया रिक्वेस्ट की, मतलब उनको नोटिस दिया, नोटिस 60 दिन मतलब गवर्नमेंट के प्रतिनिधि और उसके गवर्नमेंट को, और उसके बाद भी उसकी समस्या कोई समझ, तो उसके बाद ही कोई व्यक्ति जा सकता है मतलब कोर्ट में, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर। ये क्या समझ में आया सेकंड वाला, बताइए मुझे कितनी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो जब तक नहीं जा सकता जब तक उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच ना कर लिया हो 60 डेज पहले। यस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रोच करने के बाद अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा ना, फिर उसके बाद जा सकता है वो, ठीक है, क्लियर। पेनल्टी क्या क्या है देखो, ठीक है। अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता है या कोई करंट इसके प्रोविजन का, तो 5 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है मतलब। इसके अलावा अगर वो लगातार उसके नियमों का उल्लंघन करता है तो एडिशनल फाइन के रूप में 5,000 फॉर एवरी डे, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। अगर वायोलेशन कंटिन्यू बियॉन्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ, अगर वो अपराधी उसको ठहराया जाता है फिर भी वो वायोलेशन करता रहता है, तो उसको 7 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, ठीक है, क्लियर। सर हाँ बताइए। मतलब इसी जो एक्ट है इसमें ही लगाया गया था ना पेनल्टी के लिए, जैसे पहले का था उसमें नहीं था ना ऐसा कोई प्रॉब्लम? क्या? जो पहले का एक्ट था 72 वाला, यस, उसमें तो नहीं था ना सर पेनल्टी का कोई ऐसा? नहीं, उसमें अगर आप जानवरों को मारते हो सजा मिलेगी आपको, वो तो बिल्कुल उसमें भी सजा का प्रावधान है। वो वही उसमें तो क्लियर है ना, वो तो सजा तो मिलनी ही है आपको। ये पर्यावरण प्रदूषण के रिगार्डिंग, वो तो क्या जानवरों को मारने के रिगार्डिंग है ना। यस, वो अलग है, ये अलग है, दोनों डिफरेंट है मतलब, ठीक है। और सर ये जो एक्ट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये वो देता है ना कि कोई भी इंडस्ट्री है उसको प्रतिबंध लगा सकती है, नियंत्रण। ये था ना ये पॉइंट, द क्लोजर एंड प्रोविजन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस, ये लिखा हो ना पॉइंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है इसमें ज़्यादा पावर, ठीक है, ठीक है। यस
अब इसकी कमियां क्या क्या है देखो इस एक्ट की। इस एक्ट की कमियां है, सबसे पहली कमी तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एक्ट, अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण। देखो इसमें जो पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। इसमें वाइल मतलब जो वाइड पावर, सच वाइड पावर्स आर प्रोवाइडेड टू सेंटर, नो पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसके रिगार्डिंग राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार इसका आर्बिट्रेटनेस स्वेच्छा से दुरुपयोग करती है मतलब, ठीक है। सबसे बड़ी कमी है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। और इससे सर ये भी तो होगा ना कि स्टेट में और सेंटर में दोनों में कोऑर्डिनेशन का अभाव रहेगा। अब जब है ही नहीं पावर तो कोऑर्डिनेशन तो, क्योंकि जब अगर आप पूरी शक्ति केंद्र को दिया तो कोऑर्डिनेशन का तो रहेगी प्रॉब्लम। तो अगर राज्यों को कोई पावर ही नहीं है तो राज्य क्या कर पाएगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी ना, वो तो मोनोपोली हो गई ना सेंट्रल गवर्नमेंट की। कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाएगा सर। हाँ बिल्कुल, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी लिख सकते हो आप इसमें, एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। अगला पॉइंट है नो पब्लिक पार्टिसिपेशन, कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं, आम पब्लिक की भागीदारी बिल्कुल नहीं। द एक्ट आल्सो से नथिंग अबाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन रिगार्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। क्योंकि देखो जो भी ये पोल्यूशन बढ़ रहा है या कोई भी पब्लिक से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसमें जब तक पब्लिक की, जनता की जब तक भागीदारी नहीं होगी ना तब तक आप उसको वो नियम या जो भी कानून बनाया गया है वो पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। क्योंकि लागू तो आम जनता है भाई, सरकार तो लागू कर देती है बट आम जनता अवेयर नहीं होगी, आम जनता को जानकारी नहीं होगी तो कैसे लागू हो पाएगा अगर पूरी तरह, ठीक है। क्योंकि ये है तो इसमें देयर इज नीड टू, इसमें क्या है, आवश्यकता है कि जो नागरिक है उनको जोड़ा जाए। एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है जिससे क्या ना कि केंद्र सरकार को कानून बना दे उन पर थोपा, उसकी बजाय नागरिकों को विश्वास में लेते हुए उनको भी जागरूक किया जाए, उनको भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जिनके हितों के लिए कदम उठा रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसके अलावा इसमें क्या है, इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ये क्या है, पोल्यूशन जैसे नॉइज पोल्यूशन है, ओवर बर्डन ट्रांसपोर्ट है, रेडिएशन वेव, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इनके रिगार्डिंग ज़्यादा इसमें जल, वायु और इन्हीं प्रदूषणों को शामिल किया गया, कुछ ये चीज़ें छोड़ दी गई है, ठीक है। जैसे यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणा जैसे शोर है, अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली है, विकिरण तरंगों और रेडिएशन वेव, इनको शामिल नहीं करता है, जो कि आज के ज़माने में पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। क्लियर, कमी क्या क्या है इस अधिनियम की, क्या क्या क्लियर हो गया ना। यस यस सर। सरकार के द्वारा देखो वन संरक्षण के लिए क्या क्या, पर्यावरण संरक्षण के लिए देखो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय ये एफोरेस्टेशन मतलब वन रोपण कार्यक्रम, ठीक है। इसके अलावा नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम, नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज अंडर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत हिमालयी अध्ययन का राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। ये भी उपाय किए गए हैं। आगे बढ़े, क्लियर हो गया ना ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यस सर। तो भारत इनका सिग्नेटरी, ये पढ़ेंगे विस्तार से, तो मैंने वैसे आपकी नॉलेज के लिए इंक्लूड कर दिया। इसका माइक प्लीज बंद करिए। देखो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और वियना कन्वेंशन किस किस से संबंधित है बताओ। वेटलैंड क्या सर, वेटलैंड रामसर साइड नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सर ओजोन परत को नष्ट करने ओजोन, वाले देखो ये प्रभाव मॉन्ट्रियल से प्रोटोकॉल तो ओजोन परत से है और वियना कन्वेंशन जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं ना,
उनके जो रोकथाम जो भी वो है ना गैस, उनको रोकथाम से संबंधित है वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है सर यस। वो नेटवर्क इसी का थोड़ा बता दीजिए। मैं क्या? नेटवर्क इसी का तो सुनाई नहीं दे रहा था, दोबारा बता दीजिए एक बार। एक मिनट देखो, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन के संरक्षण से संबंधित है ना। यस सर। यस सर। और वियना कन्वेंशन वो भी इससे संबंधित है, ओजोन से। नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है मतलब बताइए। सर वियना कन्वेंशन तो पहले हुआ था आई थिंक, तो इसमें ये बाध्यकारी भी नहीं था, और ये प्रोटोकॉल है तो इसमें जो उत्पादन थे, मतलब जो उत्सर्जन कर रहे थे, तो उनको कमी करना था इसमें जो भी देखो प्रोडक्ट्स। ये तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो था ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। ठीक है कृष्णा, तुम कंफ्यूज हो गए, वो मॉन्ट्रेक्सो रिकॉर्ड था। ठीक है हाँ जरा वो स्पेलिंग से कंफ्यूज हो गया, सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये तो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है और ये है जो आपका वियना कन्वेंशन है, जो ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, यस सर, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, उनको कम करने से संबंधित है। ठीक है नहीं, एक मिनट, सॉरी सर उल्टा है ये। देखो ये जो वियना कन्वेंशन है ये 1985 में आया था। एक मिनट आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ये आया था 1985 वियना कन्वेंशन। ठीक है यस सर। वियना कन्वेंशन ये तो था ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित। ठीक है कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, है ना। ठीक है ना, यस सर। ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है इसके बाद में जो 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया ना, वो जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं ना जो पदार्थ, उनके रोकथाम या उनको कंट्रोल करने से संबंधित था। ठीक है यस सर। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है आगे बढ़, एक मिनट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए। बताइए। सीधा सीधा ही पढ़ाया था अभी आपको पूरा कंप्लीट। सेकंड वाला। सेकंड है ना सर? सेकंड सही है, फर्स्ट Second टोटली गलत है। क्लियर? यस सर। यस सर। देखो इसमें क्या इनको डिफाइन किया गया है, एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट मतलब ये जो 4 वर्ड है, ये मेन मतलब इसके रिगार्डिंग में डिफाइन किया है 4 वर्ड को। ठीक है तो एनवायरनमेंट है, इसमें वाटर है, एयर है, लैंड है, द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग प्लांट, माइक्रो, ये सब पढ़ लेना। इसमें कुछ नहीं है, वो डेफिनेशन है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। क्योंकि आप कोई एक्ट बनाते हो, कोई कानून बनाते हो, तो उसमें जो मेन चीज़ें होती है उनको पहले परिभाषित दिया जाता है ना। जब आप पॉलिटी में पढ़ते हो स्टेट क्या है, तो स्टेट की डेफिनेशन है ना उसमें। यस सर, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देते हैं पहले। यस तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, ये सब है ना। ठीक है ना, इसमें अब वो नॉइज पॉल्यूशन नहीं ना, रेडियो एक्टिव नहीं है ना, नो सर। pollutant environment pollution presence of name means presence in the environment of any environment pollutant। ठीक है, ये environment pollutant ही है ना। और जो हानिकारक जो पदार्थ है, मतलब जैसे कोई भी ऐसे पदार्थ जो बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल, उसकी जो फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से वो मानव के लिए, प्लांट के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक है मतलब। ठीक है यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इसका देखो ये एक्ट इज बेस्ड ऑन पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब ये उस सिद्धांत पर आधारित है कि जो पोल्यूशन क्रिएट करेगा वो इसको पेमेंट करेगा। ठीक है द एक्ट गिव वाइड
रेंजिंग पावर टू, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है ना रूल फ्रेम करने के रिगार्डिंग, ठीक है। एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एक मिनट, एक क्वेश्चन क्या था? State the requirement of public participation in the process of environment protection in the central government। इसमें सेंट्रल है ना सर, उसमें हाँ ये state- स्टेट, राइट राइट, स्टेट द रिक्वायर, ठीक है। एक मिनट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू स्टेट रिक्वायरमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये लाइन जम नहीं रही सर, हाँ वो मेरे भी थोड़ा सा क्लियर, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर तो सही है अपना। वो तो सही है, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक, ये तो गलत है, ये तो है ही नहीं। एक मिनट, इसको मैं चेक करूंगा ये, ठीक है। इसको अभी ये मुझे डाउटफुल लग रही है, ठीक है, ठीक है ना। ये दो अभी क्लियर कर लो आप बस इसको थोड़ा, ठीक है। एक तो ये और ये, ठीक है ना। देखो इस एक के अंतर्गत कौन से रूल बने, एक तो 1989 में रेगुलेटिंग जीएम क्रॉप से संबंधित, EIA की फुल फॉर्म क्या है? बताइए क्या है इसकी? बताइए। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। 2006 रूल आया था ना, कोई भी प्रोजेक्ट स्थापित करना है तो उससे पहले आपको पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट आप अगर स्थापित करना चाहते हो, होता है ना ऐसा, यह सर देना पड़ता है, ठीक है। जैसे इको सेंसिटिव एरिया रूल 1988, ठीक है। और ये कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल, ये सेलिस नाइक की थी, ये सब ये क्या है, इसी एक्ट के तहत ये बनाए गए, ठीक है। सर हाँ बताइए। इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है? देखो एक मिनट, आप पे कोर एरिया है, ये बफर एरिया है, यस सर। ये कोर हो गया, ये बफर हो गया, और ये आपका कौन सा ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशनल। यस सर। अब उसके बाद मान लो कोई एरिया है कि भाई ये आसपास का, क्योंकि आसपास के इलाके में भी मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होना चाहिए, या वो इको सेंसिटिव रूप, वो पर्यावरण दृष्टिकोण से संवेदनशील है, तो सरकार क्या करती है, वो कानून बनाया था, उसमें 10 किलोमीटर का था, फिर उसको कोर्ट ने 1 किलोमीटर का कर दिया, ऐसा कुछ हुआ था वही को। तो ये 1 किलोमीटर के आसपास के इलाकों को पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देती है, मतलब पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है। सर में ह्यूमन एक्टिविटी तो होती है ना? हाँ अलाउ होती है ना मानव गतिविधियाँ, बट उसमें कुछ प्रतिबंध होता है, मतलब ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती जिससे पोल्यूशन बढ़े और वन्य जीवों को नुकसान हो, मतलब उसमें कई सारी वो एक्टिविटीज जिनको परमिशन दी गई है, ठीक है। यस सर। सर इसका कोई फिक्स वो रहता है कि रेंज कितने किलोमीटर का? पहले 10 का माना था, फिर बाद में उसको घटा दिया, अभी कोर्ट ने 1 किलोमीटर के लिए बोला। मैं अभी इसको पढ़ेंगे जी पूरा बताऊंगा आपको, अभी डिसीजन भी आया था इसके रिगार्डिंग। 1 किलोमीटर है शायद, अभी कुछ इलाकों में ज़्यादा है, कुछ इलाकों में कम है, तो डिफरेंट जगह ऐसा कुछ किया है फिक्स, ठीक है। ओके सर।
भारत में पहली फॉरेस्ट नीति कब आए थे? (1988) 1952 में शायद। कब आई थी फर्स्ट फॉरेस्ट नीति बताओ? फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1952 में। सर हाँ एक मिनट आप यही बता रहा है 1988 बता रहा है गूगल में तो। नहीं फर्स्ट पॉलिसी थी 1954 में। 1952 में आए थे, उसको जो 1954 में लागू किया गया था। ठीक है, ये सेकंड थी ना? सर अमेंडमेंट किया गया था सर इसमें। क्या? तो जो पहले वाली थी ना उसमें अमेंडमेंट करके अब दूसरी ये बनाई है। अरे पर इसको सेकंड माना जाता है ना, फर्स्ट तो वो थी, ये सेकंड है। हाँ पर सर अब ये सेकंड है ये। ठीक है, आज़ादी के बाद की बात है ये ना, उससे पहले तो आज़ादी। ठीक है, अभी कोई इसी मतलब अभी नई 2019 में एक प्रपोजल आया था बट वो बनी नहीं। ठीक है, तो ये नेशनल राष्ट्रीय वन नीति 1988 इसमें क्या था पर्पज इसका? एनवायरमेंट बैलेंस, मतलब जीविका और पर्यावरण संरक्षण के बीच बैलेंस, मतलब दो पर्यावरण और जीविका के बीच बैलेंस स्थापित करना था। ठीक है, इसमें क्या था? मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, जो पर्यावरण स्थिरता उसको बनाए रखना, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण, और रिस्टोरेशन मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाए रखना, इसका पर्पस था। ठीक है, और जो आपकी प्राकृतिक जो हेरिटेज विरासत उसका संरक्षण करना, मृदा अपरदन की रोकथाम। ठीक है, ये डेनुडेशन क्या होता है? अनाच्छादन। अनाच्छादन जानते हो ना? डेनुडेशन इसमें अपक्षय और अपरदन शामिल किया जाता है ना, इरोजन वगैरह। कोई भी चट्टान है, यस सर। अनाच्छादन नहीं जानते कि आप लोग ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा होगा ना? सर ये भी एक टाइप का वो है ना इरोजन। मतलब इरोजन और अपरदन, वो दो अपरदा, इरोजन और वो होता है ना अपक्षय, ये सब इसी के पार्ट है मतलब। ठीक है, वो भी एक अपक्षय इसी का पार्ट है एक तरह से। ठीक है, मतलब इसमें लैंड सरफेस घटता है ना। यस, मतलब इरोजन इनकी वजह से डिन्यूडेशन होता है, मतलब आच्छादन मतलब जो भूमि का ऊंचाई है ना वो कम होते जाना, मतलब अपरदन के फलस्वरूप, अपरदन और अपक्षय के फलस्वरूप, इरोजन और वेदरिंग के फलस्वरूप। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके रेत के टिब्बे हैं, ये रेगिस्तान का प्रसार है उसको रोकना। इसके अलावा इसका पर्पस था वन कवर बढ़ाना। ठीक है, सामाजिक वन की और वनों, ठीक है, वन रोपण के तहत। ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन है उसकी ईंधन है, चारा संबंधी, लकड़ी संबंधी, सूक्ष्म वन उत्पाद है, मृदा है, टिम्बर और पूर्ति, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना, एनकरेजिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो वन उत्पाद है उनका दक्ष तरीके से उपयोग करना, एंड ऑप्टिमम जो लकड़ी है उनका ऑप्टिमम मतलब कम, मतलब बहुत सिस्टमेटिक, ये नहीं कि कम ज़्यादा लकड़ी बर्बाद नहीं करना, यूज करना, बट ऑप्टिमम मतलब बिल्कुल उसमें दक्षता होनी चाहिए, यूज में बर्बादी ना हो। ठीक है, और कार्य के अवसर पैदा करना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ महिलाओं की भी भागीदारी हो जिसमें। ठीक है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, ये इसके वो थे मेन विशेषताएं और गोल। क्लियर? यस सर। इसकी आलोचना क्या क्यों की जाती है? इट हैज नॉट बीन अपडेटेड इन लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से इसको अपडेट ही नहीं किया गया। ठीक है, जबकि फॉरेस्ट और क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा चेंज हो, नई रिक्वायरमेंट आ गई ना, जो पहले पर्यटन का इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था, आजकल पर्यटन का कॉन्सेप्ट बढ़ गया ना। यस सर।
आजकल ग्रामीणों से ज़्यादा नुकसान जो टूरिस्ट गतिविधियाँ हो रही है ना, एक्टिविटीज, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है इनको, वनों को। ठीक है। यस सर। अब उस टाइम, जिस टाइम ये पॉलिसी बनी तो उस टाइम तो देखो लोग जंगलों से लकड़ी भी काटते थे, जानवरों को भी चराते थे, बट आजकल नहीं है ना ऐसा। आजकल तो पहले की तुलना में काफ़ी चेंज हो चुकी है ना चीज़ें। हाँ सर, बदल गए। तो नई नीति आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या थी, इसको अपडेट नहीं किया गया। ठीक है। अब इसमें कई सारे इश्यू है, या तो मिसिंग है, क्योंकि देखो टाइम भी तो इतना हो गया ना, आज 88 और अब कितना चल रहा है, तो अब 12 साल और 12 ये 23, 35 ईयर पुराने, 35 ईयर में तो पूरी चीज़ें चेंज हो गई ना। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट दैट इज एक्सेप्टेड नेशनली। इसमें परिभाषा भी सही से नहीं दी गई। ठीक है। फॉरेस्ट है क्या? देखो एक ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिलीज किया गई थी, ड्राफ्ट किया गया, बट वो उसमें भी कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इसमें जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपुल है और ट्राइबल्स है उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा गया था, और वो ड्राफ्ट ही बना था, उसको लागू नहीं किया गया, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि नीति को अपडेट किया जाना चाहिए, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। वर्तमान समय की जो रिक्वायरमेंट है, वर्तमान समय के जो इश्यू है, उनको इंक्लूड करते हुए नई नीति बनाई जानी चाहिए। ठीक है। यस सर। देखो अब देखो एक पर्यटन का बड़ा इशू आ गया, बीमारियां भी फैलने लगी जानवरों में। दूसरी बात ये है कि जो होटल व्यवसाय वो अतिक्रमण करने लग गए, ये बड़े मुद्दे हैं। दूसरी बात, शहरों का विस्तार होता जा रहा है, तो शहरों के नियोजित शहरीकरण है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये इश्यू है अब, मतलब। ठीक है। जैसे कोई भी नेशनल पार्क है, वहाँ से हाईवे निकल रहा है, तो उससे नुकसान होता है ना जानवरों को। तो पहले के इश्यू डिफरेंट थे, अब डिफरेंट हो चुके हैं। पुराने मुद्दों में, अब के मुद्दों में डिफरेंट, काफ़ी अलग वो है अंतर। ठीक है। सर बताइए। सर एक डाउट था, पहली स्लाइड कीजिए पीछे, बताओ। पीछे से। हाँ, तो इसमें जो है ना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 2019 वाली, तो ये मेरा डाउट ये है कि ये 2019 में हुई थी रिलीज, या 2016 में? एक मिनट चेक कर लेते हैं और वापस से। यस सर। रिलीज ऑफ नेशनल फॉरेस्ट 2018 will be 2018 दे रखा है, 2019 में ही हुआ है ये, तो 2018 कई जगह 2018 दे रखा है ये। पता नहीं सर, बुक में 2016 दे रखे। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। दो 2018 में रिलीज किया गया था इसको। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एक मिनट रुकना। राहुल यार क्लास ले रहा हूँ भाई, है ना? हाँ यस भाई है। क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, 11 बजे तक। तभी तो कुछ हो पाएगा यार, कुछ क्रांति तभी तो हो पाएगी, ऐसे तो कुछ आप जानते हो। मैं करता हूँ ना फिर क्लास खत्म करके भाई, है ना?
ठीक है, क्लियर? ये 2018 है ये इसमें करेक्ट, ठीक है। यस ये जो कानून, एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पढ़ ही लिया अपन ने, ठीक है ना, ये पढ़ा नहीं, अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट, क्षतिपूर्ति वन रोपण कोष अधिनियम, ठीक है ना। एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये वनों के संरक्षण संबंधी मुख्य अधिनियम है, ठीक है। इसमें अब अभी एक तो अपना कौन, एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पढ़ लिया ना, ये हो गया ना अपना। यस सर। यस सर एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया अपना, कौन सा वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 88 वाला। 86। यस और अभी कौन सा, ये कौन सा पढ़ रही है? राष्ट्रीय वन नीति पढ़ ली, ये कौन सा था ये? ठीक है, आगे बढ़े। यस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 1927, ये क्या है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये, इट प्रोवाइडेड लीगल फ्रेमवर्क, ये लाया गया था ना, इसका पर्पज ये अभी भी है, इसमें कुछ संशोधन के साथ अभी भी जारी है ये। तो इट प्रोवाइडेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वनों के जो प्रबंधन है उनका संरक्षण और उनके ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वनों जो वन उत्पाद उनका परिवहन, टिम्बर लकड़ी और उनको उनसे कितना शुल्क वसूलना है, उनके रिगार्डिंग लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। It provided legal framework for protection and management of forest, transit of forest produce, मतलब वनों के रिगार्डिंग संरक्षण और प्रबंधन से लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो वन उत्पाद उनका परिवहन और टिम्बर लकड़ी और उनसे कितना शुल्क लिया जाना चाहिए वन उत्पाद और लकड़ियों पे, उसके रिगार्डिंग ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जो कि आपका जो वन प्रबंधन है ना देश में, उसके रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्ट है, मतलब संरचना है, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है कि मैकेनिज्म टू इंश्योर द रिजर्व फॉरेस्ट के डेफिनेशन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से हैं, विलेज फॉरेस्ट कौन से हैं, और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैसे किया जाए, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ ऑफ इनका संरक्षण कैसे किया जाए, उसके रिगार्डिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ना। यहाँ से मैं क्लास शुरू करता हूँ थोड़ी देर में, क्लास ठीक है। यस सर। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? देखो, जो आपके ये जो नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, ये सब रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं, मतलब, ठीक है ना। तो ये आपके जो देश के जो वन है ना टोटल फॉरेस्ट, उसका 50% से ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये इनको जो इनको इट हैज ए सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वाला हाईएस्ट लेवल ऑफ, सबसे अधिक प्रोटेक्शन दिया जाता है इनको, ठीक है ना। तो ये जैसे दे आर प्रोटेक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क विच आर सुपरवाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। They are protected by respective state government like wildlife sanctuary, नेशनल पार्क, इससे अलग है ये ना। क्या बोले सर? ये क्या, दे आर प्रोटेक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अनलाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क विच आर सुपरवाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस? वो यही कह रहा है ना कि स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसमें सिर्फ केंद्र सरकार को पावर थी। एक मिनट। ठीक है, ये भी क्या है, जैसे जैसे सेंचुरी और उनकी तरह ही इसको भी संरक्षण, बट इसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, इनके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। ठीक है, ठीक है ना? यस यस सर। इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट वैल्यूएबल टाइप ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम प्रोसेस कंजर्वेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण वन क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या है, राइट टू एक्टिव लाइक कलेक्टिंग टिम्बर, ग्रेजिंग कैटल और हंटिंग और पब्लिक एंट्री आर बैन इन दिस टाइप फॉरेस्ट। ठीक है, तो इनमें ग्रेजिंग है, कैटल हंटिंग है, ये सब प्रतिबंध है पब्लिक एंट्री पे है ना। ठीक है ना, क्योंकि ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया था ना। यस सर। हेलो, यस सर। ये भी मतलब संरक्षित वन भी ये जो नेशनल पार्क है इसी में आते हैं, बट ये क्या रिजर्व फॉरेस्ट स्टेट है, इनके अलावा भी घोषित कर सकता है किसी क्षेत्र को, मतलब। ठीक है, क्लियर हुआ है? डाउट, कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर। क्लियर है सर। मतलब ये क्या होता है ना कि जैसे नेशनल पार्क वो ये क्या संरक्षित वन क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी जिनको लगता है कि यार इनमें कंट्रोल प्रतिबंध होना चाहिए, तो ये संरक्षित वन के रूप में उनको घोषित कर सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क तो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं, मतलब। ठीक है, इनका सुपरविजन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट तो कोई कंकरेंट लिस्ट है ना सर? क्या? फॉरेस्ट तो कंकरेंट लिस्ट में आता है ना? हाँ, बट कॉन्करेंट में तो स्टेट गवर्नमेंट भी तो अपने हिसाब से कानून बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी मॉनिटरिंग करती है, जैसे वाइल्ड लाइफ की वो भी, जैसे प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट की वो कर लेती है स्टेट गवर्नमेंट, वैसा है ना। यस सर। मतलब कॉन्करेंट का मतलब ये नहीं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून उस पर राज्य सरकार के अपने कानून दोनों ही बना सकती है ना उसमें। यस सर, उसमें दोनों ही बना सकती है, राज्य और सेंट्रल। ठीक है, यस सर। आगे प्रोटेक्टेड एरिया। जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं दो टाइप के होते हैं, डिमार्केटेड और एक तो जिसकी सीमा निर्धारित हो और एक जिसकी सीमा निर्धारित नहीं हो। अब ठीक है, इसको इनको कम प्रोटेक्शन दिया जाता है। इनमें क्या होता है ना, सर्टेन एक्टिविटी लाइक हंटिंग है, ग्रेजिंग है, टिम्बर कलेक्शन आर अलाउड टू। ठीक है, उनको परमिशन होती है जीविका के लिए, है ना, मगर वो फॉरेस्ट को हानि नुकसान नहीं पहुंचाते तो। ठीक है, रूरल वन क्या होते हैं, ग्रामीण वन, तो जो विलेज कम्युनिटी के द्वारा जिनको मैनेज किया जाता है। ठीक है, अब गांव में कई बार होते हैं ना, देवी देवता होते हैं, मंदिर होते हैं, जिनमें वो लोकल वन होते थे उनके आसपास, यस सर। उनको कहा जाता है विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी में यूज इट फॉर, जो लोकल कम्युनिटी है उनको टिम्बर के लिए और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए उनको यूज कर सकती है विद। ठीक है, मतलब पास से मतलब चरा पशुओं को चराने के लिए, मनोरंजन के लिए, प्लांटेशन के लिए, और जो भी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ क्लियर हो थोड़ा बहुत? यस सर। क्या पर्पस था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, बताओ क्या उद्देश्य से, बताओ। सर पहली बात तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क था, मतलब Yes. कि जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन देना और उसका जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सिस्टमेटिक लाने के लिए। यस यस, और एक अम्ब्रेला एक्ट बोल सकते हैं, मतलब इसके अंदर और भी एक्ट जो है इसी के संरक्षण के अंदर लाए गए थे। यस यस, और रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट की जो शुरुआत थी वो इसी एक्ट से शुरुआत हुई थी। करेक्ट। ठीक है, यस सर।
फॉरेस्ट वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है। ये क्या था, जो डाइवर्जन था ना फॉरेस्ट लैंड का, नॉन फॉरेस्ट जो गैर वन पर्पज के लिए, उसको रोकने के लिए, उसका नियमन के लिए ये कानून लाया गया था। मतलब जो वन भूमि को आप दूसरी जगह उद्योगों के लिए यूज ले रहे हो या एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, उसका नियमन करने के लिए। मतलब रेगुलेशन मतलब नियमन, रेगुलेट मतलब नियमन, ठीक है। द एक्ट वाज पास्ड इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न ओवर द रैपिड डिप्लीशन ऑफ इंडिया। ये क्या, वन कम होते रहे, हो रहे थे, और उसके एनवायरमेंटल और जो पर्यावरणीय और इकोलॉजिकल दुष्प्रभाव होते हैं ना, उनको रोकने के लिए ये वन लाया गया था कि वन भूमि जो दूसरी जगह उपयोग की जा रही है, दूसरी जो कार्यों में जो डाइवर्ट की जा रही है, उसको कम से कम किया जाए, उसका नियमन किया जाए, ठीक है। क्लियर? इसका मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्या था इसको लाने के पीछे, बताइए। फॉरेस्ट लैंड का जो डाइवर्जन हो रहा है, मतलब जहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। हमें उसका नियमन करना है। जैसे मान लो उद्योगों में वन भूमि को यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है, आपका शहरों का विस्तार हो रहा है, सिटीज बढ़ रही है, तो उनको बसाने के लिए किया जा रहा है, उसका नियमन करना, मतलब ठीक है। तो जो आपका पर्यावरण संरक्षण और जो विकास है, उसके बीच बैलेंस, दोनों के बीच बैलेंस स्थापित करना, मतलब ठीक है ना। विकास भी नहीं रुकना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। इसके मुख्य उद्देश्य है टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड एंश्योर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। आप वनों का संरक्षण करना और उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट मतलब संपोषणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना, ठीक है। दूसरा है इसका पर्पज था टू रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज सच एज माइनिंग है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो जो आपका खनन के लिए, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए और आधारभूत संरचना के विकास के लिए जो भूमि वन भूमि था, उसको उपयोग किया जा रहा था, इन जो भी पर्पज है इनके लिए, तो उसको उनका नियमन करना, ठीक है, ठीक है। और इसमें लिखा गया टू एंश्योर दैट अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड है, उसको इन ओनली फॉर एक स्पेसिफिक निश्चित एक स्पेसिफिक विशेष पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का पूर्व में सहमति लेना आवश्यक होगा, ठीक है। बिना केंद्र सरकार के परमिशन के उसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वन भूमि को नहीं दे सकते, ठीक है। अगर कोई भी, देखो लास्ट का पॉइंट है टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। अगर कोई भी वन भूमि की क्षतिपूर्ति होती है, उसको कवर करने के लिए इस टाइप की भूमि जो दे रहे हो, उसकी जगह दूसरी भूमि पर आपको वन रोपण या रिफॉरेस्टल पुनर्वन वो करना पड़ेगा, मतलब ठीक है। अगर आप उसकी जगह आपको मतलब क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, जितनी भूमि आपने दी है उसके जितना वनों का नुकसान हुआ, तो दूसरी भूमि पर आपको वन लगाने होंगे उतने, ठीक है। तो सम ये तो हो गए इसके क्या ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। ये इसके फीचर थे, मतलब इसमें क्या, देखो स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटी आर नो लॉन्गर अलाउड टू डिसाइड ऑन सम विदाउट, तो इसमें केंद्र सरकार का वो आपको अप्रूवल जरूरी कर दिया गया ना। यस सर। To implement the law of this act, the central government has complete authority under the central government को full power provide की गई। पेनल्टीज का प्रावधान किया गया इसमें भी, ठीक है। एक एडवाइजरी बॉडी की स्थापना की गई, में भी एस्टैब्लिश सरकार मतलब केंद्र सरकार इसके तहत एक सलाहकारी संस्था की मतलब बॉडी स्थापित कर सकती है, जो कि गवर्नमेंट को इससे संबंधित जो फॉरेस्ट वन संरक्षण से संबंधित इश्यू है उनके लिए सलाह प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इस एक्ट में वादा क्या क्या, देखो चुनौतियाँ। एक्ट है सेंट्रलाइज पावर एट द टॉप ऑफ ट्रांसफरिंग पावर। इसमें सबसे बड़ा तो शक्तियों केंद्रीकरण था ना, राज्य सरकारों को कोई पावर नहीं दी गई। यस सर। यस सर।
दूसरा था बिकॉज इट वायलेट द ह्यूमन राइट ऑफ अंडर प्राइवेट नेटिव पीपल द एक्ट इज आल्सो फेल टू विन पब्लिक सपोर्ट। इसमें पब्लिक को जो लोगों के अधिकार थे उनके रिगार्डिंग कुछ मतलब कोई बात ही नहीं की गई थी इसमें, तो ठीक है ना। यस सर। भाई जैसे उद्योगों से कन्वर्ट उद्योगों के लिए जमीन जा रही है तो उसमें आप वन लगा रहे हो, पर जो लोकल पीपल रहते हैं उनको जो पोल्यूशन से या फैक्ट्री लगाने से या माइन से कोई नुकसान हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात की गई थी इस एक्ट में, कोई बात ही नहीं थी ना उसके रिगार्डिंग। तो भाई कोई डैम बन रहा है या कोई कोयला खदान बन का के लिए यूज किया जा रहा है तो उसमें जो लोकल पीपल रहते हैं उनको जो नुकसान हो रहा है उनके रिगार्डिंग तो कोई बात ही नहीं है ना इसमें। यस सर। कोई बात नहीं, ठीक है। पुअर कम्युनिटी एक्सट्रीमली लो पार्टिसिपेंट में मतलब नागरिक की भागीदारी नहीं, ठीक है। द ट्राइबल ग्रुप्स एंड पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द रिसोर्सेज फाउंडेड बट देयर वर्क इज नेवर रिकग्नाइज। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर है और आम पब्लिक को कोई भी अधिकार या उनके रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं की गई थी इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका? यस सर 1980 का। तो देखो अब इसमें कौन कौन, अब देखो आपको टू मैं ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजी, आपको पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने के लिए आपको आपके जो इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए फॉरेस्ट बहुत नेसेसरी है ना, क्रूशियल है ना। यस सर। अब जो आपका जो वनोन्मूलन हो रहा है बड़ी तीव्र गति से स्टार्टलिंग रेट अक्रॉस द नेशन विच हार्मिंग और हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ना, भी पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ रहा है ना उससे। तो उसी को रोकने के लिए जो वनोन्मूलन हो रहा था उसको रोकने के लिए ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड आवर नेशन फॉरेस्ट एंड दिस एक्ट प्रभाव, ठीक है। तो आपके लिए जो द मेंटेनेंस ऑफ अर्थ वाटर साइकिल एंड एंटायर इकोसिस्टम डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। वनों का क्या महत्व आप बताइए। आपका जो वाटर साइकिल हो इसके लिए काफ़ी मायने रखते हैं ना, सोइल इरोजन है, आपका जल चक्र है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। यस सर। यस सर। तो आपकी जो पूरी इकोलॉजी है, तो अगर आपके पास पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपका देखो सोइल इरोजन बढ़ जाएगा, आपका टेम्परेचर को भी उसमें भी वो भी बढ़ेगा। अगर पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या पूरा जलवायु का नियमन करते हैं मतलब, ठीक है। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आपका जो इकोसिस्टम बैलेंस है वो गड़बड़ जाएगा पूरा, ठीक है। यस सर। इन ऑर्डर टू कीप आवर लैंड प्रोडक्ट, हमारी भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए और मतलब फॉर फ्यूचर मतलब पोषण होता है ना इसका, नर्स इस टाइप के कुछ वर्ड। अगर कुल मिला की बात है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको अगर उसको संसाधन उसके लिए बचाने हैं तो हमको वनों का संरक्षण करना पड़ेगा। और जो आपकी ये डिफोरेस्टेशन की जो रेट है ना इसको कम करना पड़ेगा, मतलब वनोन्मूलन की, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम वनों को नहीं बचाएंगे तो ये लकड़ी है, ऑक्सीजन है और ये अदर रिसोर्सेज है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो वनों को बचाने के लिए हमको सभी को, चाहे कोई भी पार्टी जो गवर्नमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट अथॉरिटी हो, चाहे पब्लिक जनरल पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को भागीदारी निभानी है। क्योंकि सब मिलकर काम करेंगे तभी तो सफल हो पाएंगे ना। यस सर। अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो कैसे वनों को संरक्षण कर पाओगे बताओ? यस पॉसिबल नहीं है ना। एकता में बहुत पावर होती है सर। क्या? यूनिटी इज पावरफुल। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है यार, अब 11 बजने वाले हैं, पर आया समझ में कुछ? यस सर। यस यस सर आया। चलिए ठीक है, तो फिर सर मैपिंग तुम पढ़ाए क्या? हाँ ना सर। यस सर, थोड़ा पढ़ा दीजिए सर। चलिए मैडम, चलिए
ये भूमध्य सागर के देश है, इसके आसपास कौन कौन से देश है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। यस सर। देखिए, मोरक्को है अफ्रीका में, यस सर। अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र। क्लियर? ये इजराइल है, ये लेबनान है, ठीक है, ये सीरिया है, ये टर्की है, ठीक है, ये आपका काला सागर हो गया, ठीक है। अब Yes, sir. ये स्पेन हो गया यूरोप में, ये फ्रांस हो गया, ये इटली हो गया, ठीक है। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है ना पूरा। यस सर। हाँ सर, पूरा मेडिटेरियन सी। ठीक है, अब कंट्री ये इटली हो गया। अब देखो ये छोटे छोटे कौन कौन से, ये स्लोवेनिया हो गया एक तो, एक क्रोएशिया हो गया, ये वाला, ये बोस्निया हो गया, ये मोंटेनेग्रो हो गया, ये अल्बानिया हो गया और ये ग्रीस हो गया। इतने देशों की इससे सीमा लगती है मतलब। और ये साइप्रस हो गया, ये अच्छा मैं बना लिए आपके। ये ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये नॉर्थ सागर है, बाल्टिक सागर है ये तो, ठीक है। ये लाल सागर हो गया। ये कौन सा देश है? सूडान। सूडान। सूडान, गुड, चलो ठीक है, क्लियर। सर जॉर्डन नहीं है ना टच इससे? तो जॉर्डन की सीमा नहीं लगती ना, समुद्र से कहाँ लगती है? जॉर्डन के नीचे लगती है सर। नीचे लगती है ना, इधर ये खाड़ी है कबा की, इससे थोड़ी ना लगती है भूमध्य सागर से। ओके सर, ओके। कोई डाउट इसमें किसी को? ये कौन सा देश है ये वाला? पोर्तुगल। पुर्तगाल। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया सर। विश्व के प्रमुख द्वीप पढ़ लीजिए, ठीक है, फटाफट। देखो ये तो हो गया आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। यस सर। ये हो गया आपका बेफिन, ये हो गया विक्टोरिया, ठीक है। ये हो गया आइसलैंड, ये ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड है ये, ठीक है। ये न्यू फाउंडलैंड, उत्तरी अमेरिका बगल में। ये आपके पूरा ये कौन से हैं? ये क्यूबा, वो बड़े मैप में पढ़ेंगे, पर ये क्यूबा और ये सब इधर है ना, वेस्ट इंडीज, मतलब पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज कहा जाता है जिनको, ठीक है। यस सर। ये कैनरी आइलैंड अफ्रीका के ऊपर, केप वर्डे है, ये भी अफ्रीका के इधर है। और सेंट हेलेना देखो, ये दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका के बीच में है। ये सेंट हेलेना यूनाइटेड ब्रिटेन के अंडर में। इसकी ये क्यों फेमस है बताओ, सेंट हेलेना द्वीप, मुझे बताओ। नेपोलियन खान की मृत्यु हुई थी ना यहाँ। क्या सर? नेपोलियन की मृत्यु हुई थी ना सेंट हेलेना द्वीप में। नेपोलियन हिस्ट्री में फेमस है, सुना होगा ना नेपोलियन का नाम तो आप लोगों ने? नाम तो सुना है सर। हाँ, तो उसकी मृत्यु यहीं। और नेपोलियन ऐसा था, उसका जन्म भी द्वीप में हुआ, मृत्यु भी द्वीप में हुई। सिसिली में उसका जन्म हुआ था इधर, और इसकी मृत्यु सेंट हेलेना में हुई थी, ठीक है। ये आपका फाकलैंड है, ये दक्षिण अमेरिका के नीचे। ये साउथ जॉर्जिया है, यूके के अंडर में है ये, ठीक है। इसके अलावा मेडागास्कर है, ये देखो, ठीक है। यस सर। ये मतलब ये बड़े बड़े द्वीप पड़े, छोटे छोटे पड़ेंगे बाहर, ठीक है। ये तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे। ये न्यूजीलैंड है, ये श्रीलंका हो गया, ये सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बोर्निया हो गया, पपुआ न्यू गिनी, ये लुजोन, मिंडानाओ, ये ताइवान हो गया, ये जापान के द्वीप हो गए, ये क्यूराइल द्वीप समूह हो गया, ठीक है। यस सर। एक हवाई, ये हवाई द्वीप है इधर।
प्रशांत महासागर में, अमेरिका के अंडर में। ये अल्यूशियन द्वीप समूह है, ये यूएस के अंडर में, ठीक है। ये कहाँ का है बताइए? साउथ एशिया। यस, ये मलेशिया है, ये पूरा ये मलेशिया का पार्ट है। ये बोर्निया है, ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये बाली द्वीप है, ये सुलोवेशी है, ये पार्ट है ना पापुआ, ये इंडोनेशिया के अंडर में ही है ये इलाका, ठीक है पूरा ना। सर आप बताइए। ये जो बाली एक्शन प्लान हुआ था वो यहाँ पे ही हुआ था ना, इस बाली में? यस यस, वो इधर ही हुआ था, बाली वो। ओके सर। ये ईस्ट तिमोर अलग है देश, ये वेस्ट तिमोर इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। सर क्या? तो मतलब ये जो महाद्वीप है ये पापुआ का, तो ये लेफ्ट वाला ये इंडोनेशिया के अधीन आता है? हाँ, ये जो ग्रीन कलर है ना जितने भी, पूरा इंडोनेशिया का अधीन है, ठीक है। ओके ओके, उसके बगल वाला फिर होगा पापुआ न्यू गिनिया, वो अलग देश है वो ना। ओके सर, ओके। ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया ना। हाँ सर। ये देखो, आपने सुना होगा ना माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, सुना होगा ना आपने। तो माइक्रोनेशिया में देख, कैरोलाइन, मार्शल और किरबाती, ये तो आते हैं, ये पलाव, ये तो इनको तो कहा जाता है, ये जो द्वीप है ना मेरीन, ये तो होता है माइक्रोनेशिया में आते हैं, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जस्ट द्वीप है ना, ये न्यू गिनी है, बिस्मार्क आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है, ये फिजी है, ये सांता क्रूज है, न्यू कैलेडोनिया, ये आते हैं मेलेनेशिया में। और ये सब है ना हवाई द्वीप है, ये सब तुवालू है, ये समोआ है, कुक आइलैंड है, सोसाइटी आइलैंड है, ये सब आते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह ये आते हैं पोलिनेशिया में, ठीक है। यस सर। इनको लिख लेना एक लिस्ट बना के ना। सर बताइए। ये जो ग्रेट बैरियर जो रिफ्ट थी वो इनके यहाँ पे ही है ना? ये है, वो यहाँ है, इधर है वो तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंडर में ही आती है ना? हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के अंडर में, वो तो इधर थोड़ी ना होती है। ओके सर। ये कौन सा द्वीप है? तस्मानिया। Yes, तस्मानिया। ठीक है। ये वायुद्वीप किस देश के अंडर में है? अमेरिका के अंडर में है ना? यूएस। हाँ यस। और ये फिजी द्वीप इधर है, देखो फिजी, सुनते हो ना फिजी का नाम? हाँ सर। यहाँ है वो, ठीक है। देखो हिंद महासागर के द्वीप मेन इम्पोर्टेंट, देखो ये लक्षद्वीप हो गया आपका, ये मिनिकोई हो गया, ये तो ये मालदीव हो गया, ठीक है। ये डिएगो गार्सिया हो गया, ये चागोस द्वीप समूह हो गया, ये सेशल्स यहाँ है, देखो ये मॉरिशस इधर है, सुनते होगे ना नाम इनका? यस सर। यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से बना था ना एक बार? क्या क्वेश्चन बना था ना सर ये मॉरिशस? कौन सा क्वेश्चन बना था सर, 4 ऑप्शन दिए थे। हाँ होगा कोई पहले पता- काफी पहले। यस। ये पंबा है, ये जंजीबार है, ये माफी है, ये छोटे छोटे द्वीप है, कोमोरो, ठीक है। ये अंडमान निकोबार हो गया आपका, कोकोस हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत कोई आइडिया लगा? सर हाँ ये रिन्यूनियन वही है ना जो जिससे ये तिब्बत ये अपना पठार बना था महाराष्ट्र? क्या क्या क्या? हॉटस्पॉट सर, रिन्यूनियन, ये जो है ना नीचे आपने वो कर रखा है। ये द्वीप है, ये तो छोटा सा द्वीप है ये कि सर यहाँ से तो जब ये भारत हाँ, मतलब ये उत्तर सब पूर्व पहले एक ही मानते हैं, अफ्रीका इधर से तो जुड़ा थी, मेडागास्कर सब एक ही थे, धीरे धीरे अलग होते होते ये मानते हैं ऐसा कि एक ही था ये।
चलिए ठीक है, फिर 11 बज गए ना। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, आराम करो, पढ़ाई करो ना। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू। शुभ रात्रि सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।